जब आपसे कोई ये कहता है रियल एस्टेट, तो आपके जहन में what is the first thought that comes to your mind? What exactly do you think? Real estate is like soap, it's a product. Consumer angle से real estate cover करना शुरू किया. I'm very thankful to Times of India Group which allowed me to do that. जब कोई यही बिल्डर शब्द यूज करता है तो आप क्या सोचते हैं? A doctor has a certificate. He goes to a medical college, he gets a certificate, then he becomes a doctor. But a builder in India can be anyone. You need a license, but you don't need a qualification. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में पूछा था, क्या रेरा एक्स ब्यूरोक्रेट का रिहेबिलिटेशन सेंटर बन गया है? डिजिटल मीडिया में जब काम करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट के साथ सेलिब्रिटी का नाम जुड़ जाता है तो वो इन द डिजिटल लैंग्वेज फ्लाई करता है. आज का कंज्यूमर पूछता है कि इस आपके रिपोर्ट में मेरे लिए क्या है. कहीं वो माइंडसेट तो नहीं चल रहा है कि पैसा बिल्डर देता है, हमें इंसेंटिवाइज बिल्डर करता है, तो हम बिल्डर के एंगल से बात करेंगे, हमें कंज्यूमर इंसेंटिवाइज नहीं करता है. कहीं ऐसा माइंडसेट आज भी तो काम नहीं कर रहा है? क्यों नहीं करेंगे? मीडिया भी तो एक बिजनेस ही है. डिजिटल रेपुटेशन मैनेज करना इज अ मैटर ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट. मैंने जो देखा है, बिल्डर हमेशा परेशान रहता है अपने परसेप्शन को लेके. वो परसेप्शन बिल्डिंग में बहुत इन्वेस्ट करता है. मीडिया क्वेश्चंस एवरीबॉडी, बट हु विल क्वेश्चन द मीडिया? इनसाइडर इनसाइट के इस एपिसोड में रियल एस्टेट मीडिया से जुड़े सवाल उठाने के लिए मैं एक स्पेशल गेस्ट को लेकर आया हूं. लेकिन उनका परिचय कराने के पहले मैं एक कॉन्टेक्स्ट सेट करना चाहता हूं. कुछ समय पहले जेपी के घर खरीदारों ने प्रोटेस्ट किया था बिल्डर के ऑफिस के बाहर. वहां पर कुछ टीवी चैनल के पत्रकारों ने जब घर खरीदारों से बात करना चाहा तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया. घर खरीदारों का कहना था, आप हमसे बात करेंगे, फिर उस पर क्लैरिफिकेशन बिल्डर से लेकर आप बिल्डर के व्यू पॉइंट से स्टोरी चलाएंगे. मुझे ऐसा लगा बिल्डर के साख को बचाने के प्रोसेस में मीडिया ने अपनी साख का मोर्चा गंवा दिया है. जब भी रियल एस्टेट की मीडिया की बात होती है, एवरेज कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि बात उसकी नहीं बिल्डर की हो रही है. और अगर आप प्रो कंज्यूमर बातें करते हैं तो बिल्डर के परसेप्शन में, उसके इकोसिस्टम में आपको निगेटिव जर्नलिस्ट कहा जाता है, आपको एंटी बिल्डर जर्नलिस्ट कहा जाता है. आज मैं एक ऐसे ही निगेटिव और एंटी बिल्डर जर्नलिस्ट को लेकर आया हूं. आप हैं शर्मिला भौमिक, आज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने 2 दशक से ज्यादा रियल एस्टेट को कवर किया है. देश के तकरीबन सारे ही बड़े मीडिया हाउसेज में यह काम कर चुकी हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया, सीएनबीसी, आउटलुक से लेकर रिपब्लिक टीवी तक इनका लंबा सफर रहा है. रियल एस्टेट को इन्होंने बहुत करीब से देखा है. स्वागत है शर्मिला आपका. और मेरा पहला सवाल है, जब आपसे कोई यह कहता है रियल एस्टेट, तो आपके जहन में what is the first thought that comes to your mind? Is it about business? Is it about the dirty practices in the business? What exactly do you think? Ravi, when I was given to cover real estate, तब मुझे नहीं पता था कि कहाँ से इस बीट को पकड़ा जाए, क्योंकि मुझे कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया था. तो डेफिनेशन इस बीट को कवर करने के लिए मुझे खुद ही बनाना पड़ा था. तो शुरुआत में जैसे सारे बिजनेस जर्नलिस्ट करते हैं, मैंने तो बिजनेस के एंगल से ही कवर करना शुरू किया. लेकिन जब उसके अंदर मैं घुसी तब मुझे पता चला कि यहाँ पे सबसे ज़रूरत है कंज्यूमर्स को कवर करना. रियल एस्टेट इज़ लाइक सोप, इट्स अ प्रोडक्ट. और उसका इतना एक ग्रे एरिया ऑफ कंज्यूमर्स हैं जिसके ना तो राइट्स लोगों को पता था जब मैं शुरू करी थी, ना तो उनको खुद पता था कि वो कहाँ पे जाए. दे वर गोइंग पिलर टू पोस्ट. और आप मेरे कंटेम्पररी रह चुके हैं, आपको पता है कि हम लोग जब रियल एस्टेट कवर कर रहे थे, हमें खुद नहीं पता था कि हम बायर्स को हेल्प करें, लॉ के पास जाए या बिल्डर का सुने. तो इस सब में मेरे कॉन्शियस ने जो बताया, मैं उस थ्रेड को पिक किया. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं नोएडा के माइक्रो मार्केट से कंज्यूमर एंगल से रियल एस्टेट कवर करना शुरू किया. आई एम वेरी थैंकफुल टू टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप विच अलाउड मी टू डू दैट. बिकॉज तब तक तो कंज्यूमर एंगल से होम बायर्स प्रोटेस्ट वगैरह ये सब छोटा मोटा प्रोटेस्ट होता था, कोई कवर नहीं करता था. लेकिन उन्होंने फैला के वो कवरेज दिया. जब लोगों का पेन पॉइंट मैंने अखबार के ऊपर लेके आई
और फिर वो आवाज गूंजना शुरू किया और बायर्स का जो आवाज है वो बुलंद होता रहा, एंड वी नो व्हाट हैपेंड, देन रेरा वाज क्रिएटेड. So ultimately, if you say what is realistic to you, Sharmila, of course it is a business. Of course it is a huge mobilizing factor. But it has required regulation. It still requires regulation, and it will continue to be a regulated market, and there has to be enough focus on real estate regulation in India as in elsewhere. इसके पहले कि मैं रियल एस्टेट न्यूज रिलेटेड बात करूं, मैंने आपसे पूछा कि रियल एस्टेट कोई कहता है तो आपके जहन में क्या एक पिक्चर इमर्ज करता है. जब कोई यही बिल्डर शब्द यूज करता है तो आप क्या सोचती हैं? क्योंकि आपने जिस एनसीआर मार्केट को कवर किया है वो एनसीआर मार्केट इंडिया नहीं, ग्लोबली एक केस स्टडी है हाउ नॉट टू कंडक्ट बिजनेस. Builders, when I first started meeting builders, the first thing that was hitting me was a lot of leeway and undue advantage which they were making use of. So they have a sense of entitlement because they're sitting in a strategic place where media houses need them, big sponsor, they sponsor stuff, so people, they have deep pockets, so people need their money. So but they are also, sort of carrying the hopes and dreams of thousands of people. It's like a very strategic position that a builder enjoys in India. So and it's a very critical area to look into. तो जब builder बोलते हैं, मैं हर तरह के builder से मिली हूँ. So everybody has their ethos, everyone has their own way of conducting business. But there is nothing called a defined role like a doctor. A doctor has a certificate. He goes to a medical college, he gets a certificate, then he becomes a doctor. But a builder in India can be anyone. You don't need a degree or a license, or you need a license, but you don't need a qualification. So people from any walk of life can come and become a builder. So when you say builder, it's a wide spectrum, from established houses, corporate builders, to the small-time builders. So it's a very complex subject to me. And I would say a builder has enjoyed and will continue to enjoy a strategic position in this country unless they're defined by law about what they should be able to do, not do thereafter. लॉ ने तो खैर बहुत कुछ ऐसा डिफाइन किया है जो कि कभी प्रैक्टिस में नहीं आया है. जब मैं बिल्डर की बात कहता हूं, मैं कई लोगों से, कई बिल्डर से जब मिलता रहा हूं, ऑफ लेट सब ने एक डिस्टेंस मेंटेन किया है. सब ये मानते हैं कि मैं प्रो कंज्यूमर जो स्टोरीज करता हूं उसको लेकर मानते हैं कि मैं एंटी बिल्डर हूं. वो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं क्योंकि उनके परसेप्शन में मैं एक निगेटिव जर्नलिस्ट हूं, मैं एक प्रॉब्लमेटिक जर्नलिस्ट हूं. आपको कभी ऐसा लगा कि ये बिल्डर्स आपको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आपने बहुत सारी प्रो कंज्यूमर स्टोरीज की हैं? A lot of times बिल्डर्स के, जब मैं एक्टिवली रियल एस्टेट लिखती थी, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर होता था. Builders will try to get you on their side of the table. Builders will try to coerce into getting your trust, so that आप अगर कुछ कोट लिख देते हो, आपके पास फोन आ जाता है डायरेक्टली कि आप ऐसे क्यों लिखे हो. So it's not a very easy place to be a real estate journalist. But at the same time, मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको कोई लेबल दे रहा है कि आप नेगेटिव हो, what is a positive journalist? There's nothing called a positive real estate journalist. Then you are an advertiser. Journalist का काम है to keep the whole ecosystem regulated, to keep it transparent. वो अपना काम कर रहा है और आपको उसी का वॉइस दिखाना है जो जिसका इंटरेस्ट आपको प्रोटेक्ट करना है. तो कंज्यूमर का राइट प्रोटेक्ट कर रहे हो. अगर बिल्डर का राइट कहीं पे अब्यूज हो रहा है कहीं, उसको तब वो बिल्डर का राइट से लेके बात करेंगे. तो कोई लेबल की बात नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इनटू द सिस्टम. और इसका बहुत लंबा इम्पैक्ट है. आज जो आप मार्केट में देख रहे हैं, थोड़ा सा लोग कॉन्शियस हैं, अपना डिलीजेंस करते हैं, अब पढ़ाई लिखाई करके अपने प्रॉपर्टी खरीदते, ये सब हम लोगों की देन है.
ये एडुकेशन हमने इस फील्ड में लाई है. सो इसमें लेबल से क्या होता है? मैं अपने ऑडियंस को कुछ ऐसे एग्जांपल्स से बताना चाहता हूं कि बिल्डर्स एक साथ ही ग्रीड और थ्रेट का वेपन कैसे यूज करते हैं. मैं गुड़गांव के एक बिल्डर से मिलता हूं जो मुझे मिलते ही साथ कहते हैं, मिस्टर सिन्हा, आई एम नॉट हैप्पी विथ योर दिस स्टोरी. पहली बात तो यह कि मेरी ये स्टोरी आपको खुश करने के लिए नहीं थी. सो उनका यह है कि somebody will sue you for this kind of stories. मैंने पहले उनको पूरा सुना, फिर मैंने कहा, क्या आपको यह पता है कि मेरे टेबल पे 20-25 लीगल नोटिस साल में आते रहते हैं? वो हंस पड़े, कहते हैं नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूं. उसके बाद उन कहते हैं, अच्छा हम लोगों के यहाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या आप हमारी टीम को गाइड कर सकते हैं? सो जब थ्रेट काम नहीं आता है तो फिर ग्रीड एलिमेंट काम आता है कि लालच लो या डर लो, किसी भी तरह तुम मेरी भाषा में बात करो. ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है? बहुत बार हो चुका है, लेकिन वो दे गिव अप. आपको पहले आपसे स्वीटली बात करेंगे, फिर आपको बॉयकॉट करवा देंगे, फिर आपके नौकरी के ऊपर भी प्रेशर आ सकता है, क्योंकि आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी बिल्डर से एडवर्टीजमेंट्स वगैरह लेते हैं. कहीं कहीं पे बार्टर सिस्टम्स चलते हैं, पेजेस को देते हैं और फ्लैट्स लिया जाता है. तो आप एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट होके यू आर अ स्ट्रेंज एनिमल. हाँ, आप पता नहीं आप किसके राइट्स को और किसके इंटरेस्ट को आप क्रॉस कर रहे हो. एज लॉन्ग एज यूर इन अ जॉब, अगर आप इंडिपेंडेंटली कर रहे हो देन द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स. बट इफ यू आर ऑपरेटिंग in a job and you are trying to uphold the rights of a certain segment, people may or may not be happy with you. It's not just the builders but also your employers. तो आपको बहुत सारी चीजें बैलेंस करके चलना पड़ता है. तो ये सब आपको खुद भी पता है कि ये सारी चीजें होता रहता है. आपको फेवर्स बोल सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आप का अगर इंटरनल रेडार ठीक है, इफ यू नो what you want are out there to do, then you just get around doing that, I think. आपने जिस तरह की कंज्यूमर सेंट्रिक स्टोरीज की है और नोएडा मार्केट में आपने जिस तरह की कंज्यूमर सेंट्रिक स्टोरी की है, बिल्डर्स की बात छोड़िए, कभी आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स टीम की तरफ से प्रेशर नहीं आया कि आप इस तरह की स्टोरी कर रही हैं, हमारा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि ऐसे भी बोला गया है, लेकिन बहुत सारे कोलीग्स खुद भी कंज्यूमर्स थे. तो अब मैं एक टाइम पे ऐसा था कि मैं जर्नलिस्ट थी या टेलीफोन ऑपरेटर थी, नहीं पता, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक लोगों को काउंसलिंग करती थी. क्योंकि सैड स्टोरीज, जैसे आपने जेपी का उल्लेख किया शुरू में ही, तो ऐसे भी स्टोरी सुने कि पापा गुजर गए हैं, फ्लैट खरीदा था, उनके फ्लैट नहीं मिला, अभी बेटा, मतलब जनरेशनल वेटिंग फॉर प्रॉपर्टी. तो उनके मतलब मैं फैमिली काउंसलर्स बन गई थी कि उनको, आई यूज्ड टू नो देयर फैमिली प्रॉब्लम्स. तो मैं मेरे दिन के बहुत सारा टाइम लोगों को काउंसिल करने में चला जाता था. आई डोंट नो व्हाई. तो ऐसे मैं ऑफिस के अंदर भी बहुत लोग आ जाते थे थिंकिंग के अच्छा ये इतना नजदीक से काम करती है तो ये हमारा फ्लैट जल्दी निकाल सकती है. तो आई ओनली अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट देयर वाज अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ट्रॉमा, बिकॉज लोगों ने अपने जिंदगी के सेविंग्स, इतने सारे ड्रीम्स वगैरह इन्वेस्ट कर चुके थे. तो लोगों को जो हेल्पलेसनेस था वो मैं बहुत नजदीक से देखी, और वो टुक अ टोल आल्सो. एंड या सो प्रेशर भी है, एंड दे विल आल्सो रीच आउट फॉर योर डायरेक्ट हेल्प, थिंकिंग दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस. जिन लोगों ने घर नहीं खरीदा है, जो बिल्डर के हाथों विक्टिम नहीं हुए हैं, वो कभी इसको नहीं समझ पाएंगे. मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने अपनी शादी के समय थोड़ा फैमिली से हेल्प लिया, थोड़ा पैसा बोरो किया, किसी तरह से एक छोटा सा घर खरीदा. आज 20-22 साल के बाद वो सोच रहे हैं हमारी शादी के बाद घर नहीं मिला था, काश हमारे बच्चों की शादी के समय घर मिल जाए. तो हम एक ऐसे इकोसिस्टम में बैठे हैं, और हम इसीलिए जब बात मीडिया की करते हैं, कई मीडिया हाउसेस ने इन बिल्डर्स के साथ एक बार्टर सिस्टम कर लिया है. तो ऐसे इकोसिस्टम में एक जर्नलिस्ट के हाथ जो बंध जाते हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि मैं कहां जाऊं, मैं कहां फंस गई हूं इस दुनिया में आकर? एब्सोल्युटली, एंड आई फेल्ट दैट माई सेल्फ. आपको लास्ट में लगता है मैं किस लिए कर रही हूं, मैं एम आई डूइंग इट फॉर अ जॉब, एम आई एन एनजीओ, व्हाट इज माई इंटरेस्ट? क्योंकि आप जब देखते हो कि दैट यू आर ओनली स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, तब आपको
आप सोचते हो कि मैं मतलब मीनिंगलेस हो जाता है वो चीज. एंड डिस्पाइट लीगल सिस्टम्स बीइंग पुट इन प्लेस, रेरा कमिंग इनटू फोर्स, तब भी चीजें नहीं बदल रहे हैं. तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत होने की मतलब इट्स क्वाइट नेचुरल. और हम देख चुके हैं ये चीज. तो अभी देयर इज नो एंड टू ऑल दिस अनलेस पीपल आर रियली रियली एम्पावर्ड, to take informed decisions when they're investing so much money, so much effort. रेरा को आप कैसे देखती हैं? रेरा, जब तक मैं डायरेक्टली रेरा को बहुत नजदीक से देखी हूँ, इट सीम्ड लाइक अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, अ लॉट ऑफ डिलीजेंस, अ लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स. लेकिन कुछ एफिकेसी तो हुआ नहीं. नोटिस के बाद नोटिस ही जाते रहते हैं. फिर आई हैव नॉट सीन एनी डायरेक्ट इम्पैक्ट माई सेल्फ. हुआ होगा, मैंने डायरेक्ट इम्पैक्ट कुछ रेरा का एनसीआर मार्केट में नहीं देखा है. रेरा के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट तक नहीं हो रहे हैं आज. नहीं. उसके बाद रेरा के ऑर्डर्स ऊपर के कोर्ट में चैलेंज होते चले जा रहे हैं. तो एक एंड कंज्यूमर के लिए रेरा एक ऐसा एडिशनल विंडो ऑफ लिटिगेशन है जिसमें कि उसकी कानूनी लड़ाई और लंबी हो जाती है. एग्जैक्टली. तो रेरा इज लाइक अ टूथलेस टाइगर. एक सिस्टमिक आपने बना दिया है कुछ के वॉच डॉग की तरह, लेकिन उसको पावर ऑफ एग्जीक्यूशन अगर नहीं देंगे, पावर ऑफ एग्जीक्यूशन एनसीएलटी के पास ही है, तो आप रेरा का फंक्शन तो डिफाइन कर दीजिए, उसको कुछ तो पावर्स दीजिए. अब काफ़ी सीनियर लोग बैठे हैं, उनको कुछ तो एग्जीक्यूशन, कुछ तो बिल्डर्स के अगेंस्ट करने के लिए पावर दीजिए, नहीं तो क्या फ़ायदा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि रेरा इसलिए इफेक्टिव नहीं हो पाया है क्योंकि रेरा में आपने जुडिशियल बैकग्राउंड के लोग नहीं रखे हैं, आपने एक्स ब्यूरोक्रेट रखे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट में पूछा था क्या रेरा एक्स ब्यूरोक्रेट का रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि सबसे बड़ी गलती यह है रेरा को डाइल्यूट करने के लिए एक्स ब्यूरोक्रेट बिठाए गए हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को एक आदत होती है कि वो पावर्स टू बी के अकॉर्डिंग चलते हैं. हाँ, तो ब्यूरोक्रेट्स ऑफन वी हैव सीन बिकम डिप्लोमैट्स. वो अपना स्टेबलाइज करके रखते हैं सिस्टम को, प्रोसेस ड्रिवन कर देते हैं. तो वो प्रोसेस में जो बायर ऑलरेडी प्रोसेस में उलझा हुआ है, उसको और एक प्रोसेस में उलझ जाता है वो. तो रेरा इज जस्ट, आप जब घर खरीद रहे हो, रेरा सर्टिफाइड, रेरा नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, ये जो एक तसल्ली है कहीं ये रेरा ऑथराइज प्रोजेक्ट है, उसके बियॉन्ड आपको कुछ मिलता नहीं है. मेरे ख्याल से इट्स नॉट लाइक अ बैड इंस्टीट्यूशन और अ डिफंक्ट इंस्टीट्यूशन. उसको बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत है ताकि इट कैन बिकम रियली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स instead of just being a systemic, sort of a formality in the market as we see it today. रेरा की कई मेंबर्स भी ये कहते हैं कि उनको और पावर्स की जरूरत है. मेरा एक फंडामेंटल सवाल यहां पर यह है कि जो पावर्स आपको मिले हैं, क्या वो पावर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप सीओ मोटो कॉग्निजेंस कभी नहीं लेते हैं, जब कोई कंप्लेंट आपके पास आता है तब आप लेते हैं. दूसरा, आपने पूछा कि रेरा के नंबर आज एक क्रिटिकल फैक्टर हो गया है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. नोएडा में सेक्टर 107 सबसे महंगे और लग्जूरियस प्रोजेक्ट में एक है काउंटी 107. उसके ठीक सामने जो काउंटी 107 का प्राइस है 25,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, उसके ठीक सामने 5500 रुपए पर स्क्वायर फीट पे प्रोजेक्ट बेचे जा रहे हैं और वो प्रोजेक्ट में रेरा रजिस्ट्रेशन भी नहीं है. तो रेरा के पास जो पावर्स हैं, रेरा वो तो पहले एक्सरसाइज कर ले. आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, आपको पता होगा रवि के एकदम जब रेरा शुरू हो रहा था तो व्हाट इज रेरा ऐसे स्टोरीज हम लोग लिखते थे. तो तभी से हमने देखा है रेरा हैज बीन अ लेट डाउन इन द सेंस, मैं ये नहीं बोलूंगी कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास पूरा इंफॉर्मेशन होता है. दे आर वेरी क्लोज टू द मार्केट. लेकिन वो कहीं पे जाके जो एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी और जो पुलिस फोर्स, इन तीनों को इम्प्लीमेंट करने का उनके पास कुछ है नहीं. तो वो जान के भी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप एक स्टोरी कर दीजिए, आप उस केस को निकाल दीजिए, मतलब इन पब्लिक डोमेन, लेकिन वो खुद जाके कुछ भी नहीं कर पाते हैं. दे आर जस्ट लाइक अ फॉर्मल हियरिंग स्टेशन. जैसे आपको पता होगा
पैंडेमिक के टाइम में भी बहुत लोग रेरा के लोग वीडियो में लोगों का कंप्लेंट सुन रहे थे, बहुत काम हो रहा था, बट इट्स जस्ट लाइक अ साउंडिंग बोर्ड. It's like going to your dad and mom with a problem. So, but that doesn't solve it all the time. You need a real, surgeons to take care of these critical issues that we see in the NCR micro market, especially. मीडिया में आज भी रियल एस्टेट न्यूज के नाम पे जो परोसा जा रहा है, क्या आप उसको न्यूज मानती हैं? और मैं बता देता हूं मैं किन चीजों की तरफ इशारा कर रहा हूं. रिसर्च रिपोर्ट कौन निकाल रहा है? उनका मेन बिजनेस क्या है? वो बेसिकली ब्रोकिंग हाउस है. ब्रोकर का, एक बिल्डर का ब्रोकर रिसर्च रिपोर्ट की एजेंसी बना बैठा है और मीडिया उसे सैक्रोसैंक्ट मान रहा है. दूसरा न्यूज के नाम पे जा रहा है सेलिब्रिटी होम्स. मेरा फंडामेंटल सवाल है, क्या ये दोनों चीजें जो न्यूज बन रही हैं, इसका कोई कनेक्ट कंज्यूमर से है? सेलिब्रिटी होम्स एक लाइफस्टाइल स्टोरी हो सकती है, रियल एस्टेट स्टोरी नहीं है. आपको लगता है रियल एस्टेट मीडिया को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि हम कंज्यूमर के लिए क्या कर रहे हैं? एक चीज जो है, आप डिजिटल मीडिया में जब काम करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट के साथ सेलिब्रिटी का नाम जुड़ जाता है तो वो इन द डिजिटल लैंग्वेज फ्लाई करता है. तो अगर कोई सेलिब्रिटी ने एक बंगला ले लिया गोवा में या कहीं पे, आप अगर हेडलाइन में वो सेलिब्रिटी का नाम दे दिया और घर का कीमत डाल दिया, वो स्टोरी फ्लाई करेगा. तो इसीलिए सेलिब्रिटी के स्टोरीज रियल एस्टेट के सो कॉल्ड वर्क करते हैं, इन द सेंस the algorithm loves it. And we also know that celebrity homes is not even representative of the real estate industry because it's a luxury segment. It is a vanity product. It is often a tax-saving instrument. It's various things, but it is not a housing issue. It's not an infrastructure issue. So celebrity homes should be treated like diamonds, जिसके the value nobody cares कि उसका value कुछ भी हो. So that's separate. इंडिया के जैसे मार्केट में अभी luxury property is big story, big news. हाँ, कितने 15,000 रुपए स्क्वायर फीट, 40,000 रुपए स्क्वायर फीट, 60 real estate coverage is going towards that side. Why? Because affordable housing, middle class housing, infrastructure housing जो mass problem है, that is not glamorous enough, it is problem ridden. तो अगर आप रियल एस्टेट कवर कर रहे हो तो आप बड़े बड़े स्टोरीज करो जहाँ पे ये सारी चीजें दिख रहा है. बिल्डर इज हैप्पी टू कम ऑन बोर्ड एज योर स्पॉन्सर एंड आपका बिजनेस चलता रहेगा. बट इट डज नॉट मीन दैट इज द राइट अप्रोच to covering this huge industry, which is the driving force of one of the largest driving forces of India's economy. That is the luxury segment that we discussed. Number two, when you said coverage, कैसे coverage हो रही है, it's all based on reports. I totally agree with you. 7 cities का एक sample size लेके आज inventory बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है. Who says what is the modus operandi? What is the transparency of the process? And why do all the reports conflict with each other? हाँ, आज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ गुड़गांव इज द बिगेस्ट इन्वेंट्री, कल मैं लिख रही हूँ पुणे, परसों मैं लिख रही हूँ पता नहीं इंदौर, पता नहीं क्या. सो द डेटा डजंट मैच. इट इज जस्ट आपको एक रिपोर्ट निकालना है, आपने निकाल दिया. डू यू गाइज इवन टॉक टू ईच अदर? आई मीन व्हाट इज हैपनिंग? Every day your inbox is full of 7 cities, 2 cities, 3 cities, 4 cities, tier 2, tier 1. It's a number soup. उस नंबर से it reflects nothing. और just तसल्ली की बात है, हाँ हम लोग we are at it, we are doing some work, we are bringing out numbers, we are watching the market. I don't think it is even authentic anymore. अगर किसी एक प्रेस रिलीज में डाटा की एक गलती होती है, मैं देखता हूं अक्रॉस द बोर्ड सारे बड़े मीडिया हाउसेज इंक्लूडेड सेम मिस्टेक के साथ, मतलब कि आप जो इन रिसर्च रिपोर्ट की बात होती है, आप उनसे क्रॉस चेक भी नहीं करते हो कि आपके ये डाटा में मिसमैच क्यों है.
और उसके बाद आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि पिछले कुछ दिनों में मेरी बहुत सारे रियल एस्टेट एडिटर्स के साथ अलग अलग फोरम पे बात हुई है। उन सब का कहना है कि हमारे यहाँ इंटरनली थोड़ी क्राइसिस है क्योंकि हमारा ट्रैक्शन कम हो गया है। और मेरा काउंटर सवाल हर किसी से यही रहा है कि आपका ट्रैक्शन जो कम हुआ है, क्या आपने इंट्रोस्पेक्ट किया है कि आप गलती क्या कर रहे हैं? आज का कंज्यूमर अब सवाल पूछने लगा है। आज का कंज्यूमर पूछता है कि इस आपके रिपोर्ट में मेरे लिए क्या है। कहीं वो माइंडसेट तो नहीं चल रहा है कि पैसा बिल्डर देता है, हमें इंसेंटिवाइज बिल्डर करता है, तो हम बिल्डर के एंगल से बात करेंगे, हमें कंज्यूमर इंसेंटिवाइज नहीं करता है। कहीं ऐसा माइंडसेट आज भी तो काम नहीं कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? मीडिया भी तो एक बिजनेस ही है। आई थिंक वी हैव वी ऑल नो हाउ इट वर्क्स। तो ऐसा नहीं है कि a big builder says something, it will always be carried well. और बहुत कम ही मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया आउटलेट्स बचा है who have the spine to stay balanced, because not everybody wants to go that way, go that route, or disrupt their relationships with builders. That's number one. And number two is that coming to numbers, I mean, I see 5 websites, every story is a copy paste. So एक प्रेस रिलीज निकलती है, उसको कॉपी पेस्ट करके कोई लिखा, उसका कॉपी पेस्ट करके वो लिखा, तीसरा भी कॉपी पेस्ट कर दिया। तो जैसे डिजिटल मीडियम चल रहा है वैसे बिल्डर का भी nobody is really concerned के to question these reports. I think that intellectual equity, interest in data, especially in real estate, needs work. गूगल ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया है। एक बहुत बड़ी वजह यह है कि रियल एस्टेट स्टोरीज में ट्रैक्शन इसलिए नहीं आ रहा है कि गूगल ने एल्गोरिथम चेंज किया है और गूगल भी अब कंज्यूमर सेंट्रिक स्टोरी को प्रमोट कर रहा है। हाँ। ये बात आज भी रियल एस्टेट जर्नलिस्ट नहीं समझ पा रहे हैं। रही बात मीडिया हाउसेज की कि हमें इंसेंटिवाइज करता है बिल्डर ना कि बायर, मेरे ख्याल से इंस्टीट्यूशनल मीडिया से के बियॉन्ड आज जो इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ी हो रही है, हम और आप जैसे प्लेयर काम कर रहे हैं, हमें इंसेंटिवाइज एंड कंज्यूमर कर रहा है ना कि बिल्डर कर रहा है। इवन इंस्टीट्यूशनल मीडिया में वो अपने आप को मेन स्ट्रीम कहते हैं और मैं उन पे हंस देता हूं क्योंकि मैं उन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं मानता हूं। आप इंस्टीट्यूशनल मीडिया हैं, आपके पास पैसा ज्यादा है, लेकिन रियल रीडरशिप शिफ्ट हो चुका है। रिवेन्यू के टर्म्स में भी बात करें तो अब 54% उधर है, इंडिपेंडेंट मीडिया के पास 46% है, तो रिवेन्यू भी शिफ्ट हो रहा है। और मैं जितने बड़े अखबारों के और मीडिया हाउसेज के जो एडिटर्स हैं उनसे पूछता हूं कि अच्छा, आपकी सेल्स टीम आपको रोकती है, क्या आपने अपनी सेल्स टीम से पूछा है कि पिछले 5 सालों में बिल्डर का रेवेन्यू फिर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सच ये है, और ये बात मैं कह सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे बिल्डर्स से भी इस पर बात की है, ये जो बार्टर डील था उसमें बिल्डर्स ने भी हाथ जलाए हैं, जैसे बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने हाथ जलाए हैं, बिल्डर्स ने भी हाथ जलाए हैं। तो इस पूरे ये में कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी जो रियल एस्टेट जर्नलिज्म है वो इंडिपेंडेंट मीडिया की तरफ शिफ्ट होती जा रही है? पूरा मीडिया ही शिफ्ट हो गया है और वो अच्छी बात है। सोशल मीडिया का देन है ये। पावर हैज गॉन टू द कंज्यूमर। मुझे बुरा ही लगना चाहिए क्योंकि मैं एक मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, लेकिन बुरा अभी नहीं लगता बिकॉज वॉइस ऑफ पीपल हैज बिकम एन इवन प्लेइंग फील्ड, which is good. Anybody can speak the truth, come out in front and create content, bring out their information. और लोगों का भी इंटरेस्ट आजकल बड़े पर्दे पे है नहीं। आप खुद कितना टीवी देखते हैं घर पे? हफ्ते में आधे घंटे। उसमें भी यूट्यूब भी चलाते होंगे, नेटफ्लिक्स ही चलाते होंगे। अब टीवी पे टीवी के न्यूज़ नहीं देखते हैं, कोई नहीं देखता है। लोग टीवी भी आजकल स्मॉल स्क्रीन में कंज्यूम करते हैं, अगर करना चाहते हैं तो, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आके आजकल पॉडकास्ट में बात करते हैं। तो अगर आप लोगों के दिल तक पहुंचना चाहते हैं, आपको छोटे पर्दे से, मोबाइल फोन से लोगों के दिल तक पहुंचना है, और वो ऑथेंटिसिटी चाहते हैं क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है। जितना टाइम उनके लिए मीडिया कंजम्पशन के लिए है, उस टाइम में आपको ऑथेंटिक जेन्युइन स्टोरीज, न्यूज़ लोगों के पास पहुंचाना है।
और मीडिया इज शार्प नाउ, क्योंकि आपके एक स्क्रीन में आप compete कर, सब कुछ उनके पास है, तो वो एक स्वाइप में वो आपका सच या गलत पकड़ सकते हैं कंज्यूमर, आपका व्यूअर। तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर विल शिफ्ट टू इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, independent journalists like you, Ravi, and who are really bringing out the authentic voices of the people, the home buyers. So there's no looking back. In fact, now mainstream media will try to copy independent journalists. They will try to borrow, hire, lure, woo independent creators, क्योंकि उनके पास ना तो टैलेंट है, उनके पास ना तो nobody is interested. The young generation is not interested in working for large media houses. There's the most media houses have no talent. जो senior एक पुराने टाइम के जो लोग हैं वो भी बहुत कम होते जा रहे हैं. You will need creators, and वो ultimately, because independent creation is so easy, ultimately everything will become very democratic, and the voice of individual creators is going to be very powerful in influencing how real estate works. People like you, more and more people like you, should come and tell the true and genuine story out in the open, and that is how the control over real estate from the traditional media will go, and ultimately the ecosystem will benefit. I think you're doing a great job. इकोसिस्टम का सवाल उठा के आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है. देखिए, दो चीजें हैं. इंस्टीट्यूशनल मीडिया के हाथ से जो कटिंग एज चला गया है, क्योंकि उनका जो मोनोपोली था इस वजह से, क्योंकि मीडिया में मेजर कॉस्ट वाज नॉट न्यूज गैदरिंग कॉस्ट बट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकता था क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट नहीं था. लेकिन ये जो नए प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, यूट्यूब्स वगैरह आ गए हैं, जहां डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं करना है, प्लेटफॉर्म अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है. लेकिन तस्वीर का एक दूसरा पहलू है जो मैं कंज्यूमर के एंगल से जब रियल एस्टेट की दुनिया को देखता हूं तो मुझे एक फियर फैक्टर दिखता है. बहुत सारे जो ये प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं मार्केट में, वो भी तो मिसलीड कर रहे हैं. सेबी ने क्रैकडाउन किया है अभी कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पे, लेकिन जो प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं कुछ प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स का आपस में बैठ के एक बातचीत की वीडियो देख रहा था और वो बहुत प्राउडली कह रहा है कि यार मार्केट में स्लो डाउन है. कल तक मैं एक बिल्डर का प्रोजेक्ट प्रमोट करने का 10 लाख रुपए लेता था, आज 7 लाख से ज्यादा नहीं लेता हूं. और मैं सोचता हूं कि जब मैं उसका व्यूअरशिप देखता हूं जो कि 7 लाख 10 लाख वाली व्यूअरशिप है, तो मुझे लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि रियल एस्टेट की सही खबर कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि कंज्यूमर भी नहीं समझ पा रहा है उसको चाहिए क्या. अल्टीमेटली रवि, डिलीजेंस बायर को खुद करना पड़ेगा. You cannot go through a website or an advertisement or a brochure. ये जो सारे तमाम जो किस्से हमने देखे हैं, the debacle of real estate that we have seen is only basis of bad marketing, falsified marketing, brochure selling. तो उस ट्रैप में ना पड़े. This so-called influencers are just another version of that brochure. तो वो लोगों से सुन के, मीडिया से इन्फ्लुएंस होके, वेबसाइट के तस्वीर देख के, वीडियो देख के आप कंज्यूम ना करें. आप अपना डिलीजेंस खुद करें. ट्राई, गो एंड सी फिजिकली व्हाट इज देयर. गो एंड चेक विद द बैंक्स, लुक टू ऑल द सोर्सेज दैट यू कैन. डू योर ओन डिलीजेंस. आपका पूरा लाइफ का इन्वेस्टमेंट है, आपको डिलीजेंस खुद करना पड़ेगा. इस मामले में आपको लेजीनेस नहीं होना चाहिए. फ्रेंड्स को पूछिए, रिलेटिव्स को पूछिए, आज जो और लोग वो प्रोजेक्ट्स में खरीदे हैं उनके पेन पॉइंट समझिए, उनसे बात कीजिए. आपको थोड़ा रिसर्च में अपना खुद का टाइम देना पड़ेगा. अगर आप इन्फ्लुएंसर से सुन के, आप अगर ब्रोशर देख के खरीदेंगे तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते. बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देख के, बड़े कमिंग नेक्स्ट टू एयरपोर्ट 5 minutes फ्रॉम दिस, ये सब देख के ना करें. डोंट फॉल इनटू द ट्रैप. वो 25 साल से यहाँ इस मार्केट में हो रहा है और उसमें ध्यान ना दें. दैट इज माई वर्ड ऑफ एडवाइस टू द कंज्यूमर्स ऑफ टुडे. एंड व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू रियल एस्टेट जर्नलिस्ट? क्योंकि हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम
कंज्यूमर को ये कैसे बताएं कि आपके वेलफेयर के लिए ये पॉइंट जो हम काम कर रहे हैं, हम आपको एजुकेट जो कर रहे हैं, उसमें हमारा कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ज्यादातर जो यूट्यूब पे प्रॉपर्टी के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ। वो कहीं ना कहीं बिल्डर से अलाइन है या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम लोग जो जेन्युइनली बायर को एजुकेट कर रहे हैं, हमारे चैलेंजेस हैं। हम कैसे कंज्यूमर को ये इंप्रेस करें कि आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मैं एक एंड कंज्यूमर हूं, मुझे नहीं पता है कि रियल एस्टेट की मीडिया कैसे फंक्शन करती है। मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं कौन जेन्युइन है और कौन फेक है। Anybody who asks questions is genuine. Anybody who tells you things is trying to influence you. तो आप उन क्रिएटर्स के पास जाइए जो क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं, जो एक प्रोजेक्ट को लेके क्वेश्चंस उठाते हैं, जो उसके सारे चीजों के क्वेश्चंस, आपके जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो आपके आंसर कर रहे हैं, उनके पास जाइए। जो सिर्फ आपको एक चीज की ग्लैमर इमेज दिखा रहा है, एक हाइपर सेल कर रहा है, एक्सेलरेटर पिच दे के किसी चीज को दिखा रहा है, इट इज बेसिक साइकोलॉजी कि वो आप टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. Go to creators, go to influencers who raise a lot of questions and try to bring authentic answers to you. जब भी नैरेटिव बिल्डिंग की बात होती है तो मार्केटिंग की दुनिया में कहा जाता है कि द मोर मनी यू पंप इन, योर नैरेटिव विल बी द स्ट्रॉन्गर, राइट। पैसा पंप करने के लिए जेन्युइन जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं उनके पास नहीं है, बिल्डर के पास है। मैं किसी ऐसे फंसे हुए प्रोजेक्ट में जिसमें 4 साल 5 साल से लीगल मामले चल रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टक है, उसका एक गूगल सर्च मारता हूं तो मुझे उसकी ग्लोरी स्टोरी पहले 3 पेज में दिखती है, उसके बाद जेन्युइन कंटेंट सामने आता है। ऐसे इकोसिस्टम में क्या ये सच नहीं है कि आज भी हम जो भी बात कर रहे हो कि फ्यूचर में चीजें चेंज हो जाएंगी, ये होगा, चेंज का दौर आ गया है, लेकिन आज भी सच ये नहीं है कि बिल्डर का नैरेटिव ज्यादा पावरफुल है मीडिया स्पेस में? बहुत दुख की बात है। डिजिटल रेप्यूटेशन मैनेज करना इज अ मैटर ऑफ मनी एंड इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी कर सकता है। यू कैन मैनेज योर रेप्यूटेशन डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू हैव, what is your pocket size in investing in your own social media influence, etc. You can buy followers, you can make stories go viral, all of that. Lekin despite all this and despite having been in the thick of all this, I have a complete faith in the fact that truth always shines. There is no way, आप कितना भी ऊपर शाइन लगा दो, कितना भी पॉलिश लगा दो, अगर ट्रू एंड जेन्युइन ऑथेंटिक स्टोरीज हो, पिक्चर्स हो, वो मीडिया हमेशा विल वर्क ऑन गूगल. So digital media is absolutely transparent. जैसे प्रोपोगेंडा चलता है, वहाँ there is no way that authentic stories, authentic news, authentic information can be hidden. तो उसको ढूंढिए. Always try to go beyond the surface and look for the real meat, to educate yourself, to be alert and not get duped in the process of buying or investing. मैं कई बार रियल एस्टेट के जितने भी जर्नलिस्ट अभी मार्केट में हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं, मैं उनकी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करता हूं. उनकी भी एक प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो मीडिया हाउसेज हैं उनके लिए इजी मनी विदाउट स्पेंडिंग मच इज स्टूडियो में डिस्कस कर लो, फील्ड रिपोर्टिंग मत करो, 4 बिल्डर को बिठाओ, बात कर लो. इजी मनी भी है, सेफ ऑप्शन भी है, क्योंकि आप बहुत सारे लीगल मामलों से बचे रहते हैं. जब आप फील्ड में उतरकर काम करते हैं, जब आप सवाल पूछते हैं, तब आपके बहुत सारे लीगल इश्यूज भी होते हैं. क्या आने वाले दिनों में, चूंकि मेरा अपना मानना है इंस्टीट्यूशनल मीडिया डेड एंड की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में आपको कोई पैराडाइम शिफ्ट दिखता है जहां रियल एस्टेट न्यूज में बेटर कंटेंट क्वालिटी निकल कर आएगा? आपने जो अभी बात करी अबाउट न्यूज़ गैदरिंग, यू आर 100% राइट. न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन न्यूज़ गैदरिंग बिकॉज इट इज़ अ कॉस्ट सेंटर, इट्स नॉट अ प्रॉफिट सेंटर. बट आप जब एक स्टूडियो डिस्कशन कराते हैं, एक स्पॉन्सर मिल जाती है,
then it becomes a profit center. तो कंटेंट, जब अभी न्यूज़ तो रहा नहीं, अभी तो सभी कुछ कंटेंट है, तो जब कब कंटेंट के बिजनेस में आ गए हैं, आप कंटेंट से को मोनेटाइज करना है आपको, तब तो आप ब्रांड, आपको तो इट विल बी ड्रिवन बाय द बॉटम लाइन, तो तब तो वो तो न्यूज़ रहा नहीं. एंड आई डोंट थिंक एनी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन टुडे इज पैशनेट इनफ टू लुक इनटू द होम बायर्स कंसर्न. जो लीगल इश्यूज कुछ बच्चे कुछ हैं, वो निकलने ही, मतलब कुछ एनसीएलटी में पड़ा है, कुछ एनबीसीसी के पास है, ये सब में कुछ रेरा ये सब करके उसी में उलझे हुए हैं. नोबडी इज फोकस्ड ऑन द बायर्स इश्यूज. तो अभी अगर इफ यू आर सेइंग कि ऑथेंटिक स्टोरी कहाँ से आएगी, मुझे जो लगता है रवि कि होम बायर्स को खुद ही अपना कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, अपना चैनल्स चलाने पड़ेंगे. हमने देखा भी है बहुत सारे होम बायर्स एक साथ आके सोशल मीडिया कैंपेन्स वगैरह मूवमेंट करके, उनका अपना काम खुद ही करना पड़ेगा. एंड दैट विल बी बिलीवेबल. लॉ विल ऑल्सो पे हिट टू इट. मीडिया के रूट्स तो बस हो ही गया है अभी. इट्स जस्ट अनदर मार्केटिंग टूल फॉर रियल एस्टेट. इसी से जुड़ा सवाल ये उठता है कि रियल एस्टेट की दुनिया में ओवरऑल परसेप्शन इशू एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो परसेप्शन इशू न सिर्फ बिल्डर को लेकर है, रियल एस्टेट जर्नलिस्ट को भी लेकर है. जब आप किसी से मिलते हैं और आप अपना परिचय देते हैं कि यू आर ए रियल एस्टेट जर्नलिस्ट, तो आपके बारे में इमेज ये जाता है कि अच्छा ठीक है, ये बिल्डर का एक पेड एजेंट है. तो उस परसेप्शन इशू को लेकर कभी आपको पर्सनली ऐसा लगा कि कंज्यूमर के पास आप पहुंचे हैं और कंज्यूमर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है आपके ऊपर? मेरे साथ नहीं हुआ. पीपल आर वेरी स्मार्ट. पीपल, आप 5 जर्नलिस्ट के नाम ले लेंगे, पीपल ऑलरेडी नो कि आपका हिस्ट्री क्या है. तो मेरे साथ नहीं हुआ. और आप, मुझे ये भी पता है कि वो नहीं, उनके साथ नहीं बात करना, वो तो उस बिल्डर के एजेंट है, वो तो उस बिल्डर के एजेंट है, वो तो उस, तो मुझे शुरू में पता नहीं होता था कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आई गॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे वर ट्राइंग टू से. तो फेवरिटिज्म वगैरह ये सब चलता रहता है, फ्रेंडशिप्स हो जाते हैं. तो या बायर्स आर वेरी स्मार्ट, दे नो एवरीथिंग. तो थैंकफुली फॉर ओवर अ डेकेड दैट आई कवर्ड रियल एस्टेट, मेरे ऊपर तो ऐसा कोई लेवल हुआ नहीं. और जितना लोगों को मैंने, बट होम बायर्स एक्नॉलेज माई कॉन्ट्रीब्यूशन. मुझे फैसिलिटेट बहुत बार प्रोग्राम्स में बुला के फ्लावर्स वगैरह दे के फेलिसिटेट किए हैं. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल. आई हैव हैड अ वेरी नाइस रिलेशनशिप विद दिस बायर्स एंड दे आर नाउ ऑल वेल सेटल्ड. उनके घर अपने को, उनको जो सब मिल गया है, उनको अपना प्रॉपर्टी, सो दे आर हैप्पी. जो अभी नए वाले जो बायर्स हैं, उनको उतना प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, वो एकदम ग्रीन फील्ड से शुरू नहीं कर रहे हैं. तो थोड़ा सा शिफ्ट तो हुआ है, थोड़ा सा प्रोग्रेस, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी. इतना कुछ करने के बाद मार्केट में कुछ तो बदलाव आया है, लेकिन और भी ज़रूरत है. मतलब कि परसेप्शन उस हद तक बदला है कि 70s और 80s की मूवीज में जो विलेन होता था या तो स्मगलर होता था या बिल्डर होता था. आज वो ऐसा नहीं है. परसेप्शन इतना ही बदला है मेरे अनुसार. अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो परसेप्शन नहीं बदला है रियल एस्टेट को लेकर. और कभी आपके रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ ऑफ द रिकॉर्ड कभी कोई ऐसी बात हुई कि जहां उन्होंने एक्सेप्ट किया हो कि हाँ, परसेप्शन एक चैलेंज है? मैंने जो देखा है, बिल्डर हमेशा परेशान रहता है अपने परसेप्शन को लेके. वो परसेप्शन बिल्डिंग में बहुत इन्वेस्ट करता है, क्योंकि विदाउट परसेप्शन, विदाउट अ ट्रस्ट फैक्टर, आप जब ट्रस्टेड नहीं हो, आपका ब्रांड वैल्यू 0 है. तो एक तो वो चाहता है कि अपना परसेप्शन सुंदर रहे, नीट एंड क्लीन रहे, और लेकिन वो फॉलो थ्रू भी नहीं है. तो मैनेजिंग दिस 2 साइड्स इज नॉट एन ईजी थिंग. आपको आपका रिस्पेक्टेबल और ट्रस्टवर्दी भी आपको दिखना है, लेकिन आपको वो वर्ड पे डिलीवर भी नहीं करना है. तो कैसे होगा? अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द एंड रिजल्ट. मतलब कि उनको अपना कंडक्ट नहीं बदलना है, लेकिन परसेप्शन बेटर चाहिए. परसेप्शन, और वो परसेप्शन मैनेज भी करते हैं. शुरू में वो जर्नलिस्ट को मैनेज करके परसेप्शन बनाते थे, फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करते थे. लेकिन अल्टीमेटली व्हाट वी सॉ वाचिंग द होल play out of real estate for 22 decades is that
ultimately the home buyers only won because if you are promising a product, you have to deliver it. As simple as that. If your work is good, if you are delivering on your promise, ना तो आपको perception building की जरूरत है, ना तो आपको मीडिया हाउस की जरूरत है, आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप अपना काम करें. तो दिस इज माई वर्ड ऑफ फ्रेंडली एडवाइस टू बिल्डर्स कि आप सिर्फ अपना काम करें और जिस चीज़ों के लिए लोगों से पैसे ले रहे हैं उस पर डिलीवर करें, ना कि आप वेस्ट इट ऑन अदर थिंग्स लाइक मूवी बनाना एंड ऑल दैट. डोंट डू ऑल दैट. जो भी आप पैसे ले रहे प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है लेकिन जंगल सफारी शूट कर रहे हैं. हाँ, जंगल सफारी शूट कर रहे हो, कहीं पे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जा रहे हो, कहीं पे मूवीज बनाना शुरू कर दे रहे हो. आपको दिमाग में क्योंकि इतना कैश फ्लो है, यू डोंट नो हाउ टू यूज इट रिस्पॉन्सिबली. सो देन डोंट डू ऑल दैट. इट्स अ बिजनेस. डू इट इन अ क्लीन वे. ना तो आपको मीडिया की जरूरत है, ना तो आपको किसी की भी जरूरत है, ना तो आपको बार्टर करने की जरूरत है. आप सिर्फ अपना काम करें, आप प्रोजेक्ट लीजिए, डिलीवर कीजिए. डेवलपर्स का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट तो इस हद तक मैं देखता हूं. अभी रिसेंटली मैं किसी टीवी चैनल में एक मीटिंग के लिए गया तो एक डिबेट से 2 डेवलपर्स निकलकर बाहर आ रहे थे. आपस में परिचय कराया गया, फिर हम कॉफी पीने बैठ गए. एक डेवलपर का कहना है, हम लोग तो देखिए ऐसा लगता है सोशल सर्विस कर रहे हैं, हमारा ROI क्या है, 10-11% है. तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो आप ROI कह रहे हो, आप किसको कह रहे हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की आप बात कर रहे हैं, जो उन्होंने एडमिट किया, तो आप साल में जो 4 फॉरेन टूर आप लगाकर आ गए, क्रिश्चियन डियोर के बैग लेकर घूम रहे हैं, ये सारे तो कंपनी एक्सपेंसेस हैं. पहली बात. दूसरी बात कि अगर वाकई 11% का आपको ROI होता तो आप काम क्यों कर रहे हो? म्यूचुअल फंड में पैसे अपने लगा दो और 14% रिटर्न लो. आप काम कर रहे हो बिकॉज योर दिस सो कॉल्ड 11% रिटर्न इज ऑन अदर पीपल्स मनी, नॉट योर मनी. अपने पैसे पे आप नहीं कमा रहे हैं, दूसरे के पैसे पे आप 11% कमा रहे हैं. प्रॉब्लम वहीं पे है. बिल्डर्स का जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो खत्म नहीं हो रहा है. अभी ना इस वक्त हमें नोएडा अथॉरिटी और सारे अथॉरिटीज के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि बेचारे तो वो भी हैं 10% लेके ज़मीन दे दिए. तो पहले तो अपने ज़मीन के पैसे नहीं दिए हैं, फिर अपने उस ज़मीन को एक ब्रोशर से बेच के बायर से पैसे लिए हैं. आप क्या कर रहे हैं? फिर आप कंप्लीशन करके पैसे नहीं दे रहे हैं. आपके नोएडा में ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लोग रह रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे हो. तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? यू आर गेटिंग इनटू अ ट्रैप, राइट? यू आर यूजिंग रिसोर्सेज विच आर नॉट योर्स. यू हैव पेड ओनली अ पार्ट ऑफ इट. यू आर गेटिंग मोर मनी ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिसोर्स फ्रॉम होम बायर्स टू बिल्ड प्रोजेक्ट्स जो भी आप ठीक से नहीं कर रहे हो. सो यू आर बेसिकली इन अ फाइनेंशियल मेस. तो इफ यू आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ फाइनेंशियल मेस विदाउट फॉलो थ्रू, तो उसका एंड रिजल्ट तो अच्छा नहीं हो सकता ना. तो आप it's just like any other business. If you have to be a clean operation, then you have to do your diligence. You have to deliver on your word, and that is the only way of doing a business. It is all happening because real estate companies, very few real estate companies are listed. They are not players in the main open market, so that's why they are getting away with a lot of gray areas, and there is a need for a lot of transparency in how a builder handles the money and resources that it has to its which is available to him. आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है अभी, नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स. इस रियल एस्टेट के इकोसिस्टम में विक्टिम वो भी हैं, बिल्डर उनका पेमेंट नहीं कर रहा है. बिल्डर कहता है हम विक्टिम हैं, हमें टाइम पर NOCs नहीं मिलते हैं. मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो गवर्नमेंट के कई प्रोजेक्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पे कंसल्टेंट रहे हैं, उनका अपना पैसा फंसा है किसी रियल एस्टेट कंपनी में. मैं एक ऐसे लॉयर को जानता हूं जो कंज्यूमर्स के बिहाफ पे कोर्ट में केस लड़ते हैं, उनका खुद का भी पैसा फंसा है. तो आखिर इस पूरे इकोसिस्टम में सब विक्टिम हैं, तो परपेट्रेटर कौन है? क्या नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स रेरा की तरह टूथलेस टाइगर हैं? क्या उनके पास वो पावर्स नहीं है कि वो बिल्डर को गर्दन से पकड़ के पैसा ले सकें? अल्टीमेटली पावर अथॉरिटी के पास ही है, और हमने देखा भी है बहुत सारे ज़मीन भी वापस लिए गए हैं नोएडा में. काफ़ी एक्शन अथॉरिटीज़ ने लिया है. जब
पेमेंट्स नहीं हुए, काफ़ी सारे ज़मीन जो दिए गए थे बड़े बड़े बिल्डर्स को वो वापस ले लिए हैं, अटैच कर लिए हैं। और भी अग्रेसिव होने की ज़रूरत है। बिल्डर्स काफ़ी परेशान अथॉरिटी को भी करके रखे। बिल्डर्स बोलते हैं कि एनओसी वगैरह नहीं मिला, ये है वो है, लेकिन अगर कोई डिफरेंस इस सिस्टम में ला सकता है तो वो अथॉरिटी है। और उनको तरीका ढूंढना पड़ेगा अपने ड्यूज़ निकालने के लिए। लंबे लंबे टाइम से ड्यूज़ नहीं मिलते हैं, जहाँ पे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होके बिक गए हैं फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो बिल्डर के अकाउंटेबिलिटी का एक बड़ा मुद्दा है और चारों तरफ से छूट नहीं हो सकती। उनको यू आर हैंडलिंग पीपल्स मनी, यू आर हैंडलिंग गवर्नमेंट रिसोर्सेज एंड यू आर रेकलेस। और आप एक्सपेंसिव मोड में चले जाते हो, एक प्रोजेक्ट खत्म होने के पहले ही दूसरा ज़मीन ले लेते हो, तीसरा ज़मीन ले लेते हो। आपको कम्पीट भी करना है, आप एंडलेस एक्सपेंशन करके आप अल्टीमेटली स्केल करते हुए आप बेसिक्स भी नहीं अच्छा, एक प्रोजेक्ट भी अच्छा नहीं निकलता है। हम बहुत सारे बिल्डर्स को जानते हैं जो ये टावर बना देंगे, वो टावर बना देंगे, इतना लंबा उतना फैला हुआ, सब फ्लॉप। बिकॉज आपका बेसिक जो एक कॉमन मैन सेंस है कि एक काम ठीक से करो, वो आप नहीं करते हो। आप एक पैसे रोल करते रहते हो, एक प्रोजेक्ट का पैसा लेके दूसरे में जमीन लेते रहते हो, तीसरे में लेते रहते हो। ये तो दिख रहा है ना, आप क्या करो, किसको इम्प्रेस कर रहे हो आप। आपने शुरू में एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था कि इस बिजनेस में कोई एंट्री बैरियर नहीं है, कोई भी आ जाता है। क्या हमारी इस सिस्टम में उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता है? मैं बताता हूं, जब स्वामी फंड की बात हुई थी तो स्वामी फंड क्या था? ये लास्ट माइल फंडिंग है, जो कैश पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स हैं उसको देंगे। लेकिन जो डिफॉल्टेड बिल्डर्स थे उन्हीं को वो फंड चला गया। उनको अगर बिजनेस में बार कर दिया जाता, कोई क्लीन प्लेयर आकर बिजनेस संभालता, तब समझ में आता था। तो आपने तो एक तरह से फिलर दे दिया बिल्डर को, हमारी सिस्टम ने फिलर दे दिया। ठीक है, ऐसी गलतियां, छोटी मोटी गलतियां हम नजरअंदाज करने को तैयार हैं। मुझे जो लगता है, इट माइट साउंड अ लिटिल फार-फेच्ड, रवि, बट हैविंग सीन 2 decades of real estate, the way it is operating in India, I think instead of introducing an NBCC or an NCLT or at the last stage when a project flops, every project should have a government representative from start. आपका एक बोर्ड बने, like a corporate board, जिसमें गवर्नमेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव शुरू से रहे, so that वो it doesn't come to that stage of corruption. आप शुरू से ही ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करें, वेबसाइट बनाइए, हर प्रोजेक्ट का आप ब्रेकडाउन दीजिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए। एक प्रोजेक्ट शुरू होता है तो आप डिजिटली उसको अनाउंस करिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट कीजिए। और शुरू से ही इंटीग्रेटेड बोर्ड, एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव अ बोर्ड with a committee of people from all walks of life who are vested, होम बायर्स का भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें रहे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी रहे, सब लोग मिलके प्रोजेक्ट को कैरी आउट करें। जो एक एनसीएलटी के पास जाके जो लास्ट में जो प्रोफेशनल्स आके जो करते हैं वो काम, वो शुरू से ही ऐसा एग्जीक्यूशन करें, ना कि लास्ट में जब ट्राइब्यूनल देखेगा ऐसे फोर्स करके एग्जीक्यूट। जरूरत नहीं है। आप शुरू से ही कंस्ट्रक्शन का ऐसा मोड क्यों नहीं बना लेते हैं कि इट्स बिल्ड बाय अ कमिटी, इट्स बिल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ रिस्पॉन्सिबल पीपल, instead of wasting your interest and trust in a man who may or may not deliver, जिसको आप जानते भी नहीं हो। Instead of giving so much money to one person, you create escrow account from start. आप शुरू से ही बिल्डर्स बायर्स के पैसे escrow अकाउंट में करो, और the moment a project is sold, you build system गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे करो कि every builder project will need an escrow account and will need a committee which will oversee its execution. तो करप्शन की बात ही नहीं आती है। Why should we ultimately, जब इंसॉल्वेंसी पे जाती है तब क्या हम सिस्टम क्यों क्रिएट करते हैं? कुछ दिन पहले मेरी दुबई के रेरा चीफ से बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा, ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन में हमने बहुत चीज़ों पर खुलकर बात की, इस लेवल पे भी बात की कि 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले दुबई का रियल एस्टेट भी इंडिया की ही तरह मेस में था। उन्होंने कैसे चीज़ों को फिक्स किया, तो उन्होंने एक मॉडलिटी अपनी बताई कि अगर कोई बिल्डर ये अनाउंस करता है 80-20 स्कीम, आप अपफ्रंट 20% दें, रेस्ट ऑन पोजीशन। रेरा उसे समन करता है, उससे पूछता है आपके पास प्रोजेक्ट कंप्लीशन के पैसे हैं या नहीं हैं।
आप एक एक्सिक्यूशन अनसर्टेनिटी के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते। बिल्डर अगर कहता है कि हमारा ये एजम्पशन है यहां से, तो उसे मना कर दिया जाता है, और अगर वो बताता है तो कहा जाता है कि वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में डाले। करेक्ट। हमारे यहां अब आप बताइए, मैं 3 लेवल पर प्रॉब्लम को देख रहा हूं। पहला ये है एंट्री बैरियर नहीं है, दूसरा ये है ये जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो सेल एंड बिल्ड मॉडल है। दुनिया में ऐसा और कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आप पहले बेचेंगे फिर बनाएंगे, और लाइफ का कॉस्टलीस्ट परचेज है ये। और अगर हमारी सिस्टम में लोग मानते हैं कि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो अगर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लोगों की जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई का पैसा जा रहा है, पहली बात एंट्री बैरियर क्यों नहीं है? और दूसरा जो सबसे बड़ा क्रिटिकल एरिया है, कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट रियल एस्टेट में क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है, क्या रियल एस्टेट में एक रियल एस्टेट फोकस्ड फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं जब बहुत ज़्यादा होम बायर्स के बारे में बातें करती थी, तब मुझे सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी सीनियर एक लॉयर ने मुझे एक बार बुलाया था और बोला था, आप लिखते रहते हो, इतने में इसमें कितना ट्रूथ है? तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा था। और ये लोग कौन है, एक एक नाम जो मैं कोट करती थी उनको, उनके बारे में। शुरू में मुझे जो लगता है, लीगल सिस्टम भी अवेयर नहीं था कि इतने डीप लेवल पे करप्शन हो सकता है। आई थिंक एवरीबडी वोक अप टू इट एट वंस, जब इतना कुछ हो गया था, जब करप्शन फैल गया था काफ़ी ज़्यादा। सो नोबडी वाज पेइंग मच अटेंशन, क्योंकि क्या बिल्डिंग बन रहा है ठीक है, लेकिन इतना डेप्थ तक एक प्रॉपर्टी की 4 सेल हो सकती है। हाँ फिर 1 रुपए पे सेल हो सकती है। 1 रुपए पे सेल हो सकती है। आप ड्राइवर के नाम पे 50 फ्लैट दे सकते हो। 2 टावर्स आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है, वो पता नहीं क्या किस जरिए दिया हुआ है। अजीब अजीब से चीजें अब जब देखने को आया, तब लोगों ने मतलब व्हाट हैव वी डन, दैट वाज सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। तो वही बात कि फास्ट को होना ही चाहिए, लेकिन पूरा द सिस्टम ऑफ बिल्डिंग इतना लिबरल नहीं हो सकता। आपने बोला कि हमारे यहाँ पे सेल एंड बाई है, हर जगह पूरे दुनिया में नहीं है। जैसे दूसरे देशों में, जैसे चाइना में भी पहले बिल्ड एंड देन सेल है, तो एज डीप पॉकेट्स होने चाहिए, दैट यू कैन इन्वेस्ट, क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड देन सेल इट। तो आई थिंक द सिस्टम विल मूव टुवर्ड्स दैट, where builders will come who can build a product or partially build a product before starting to sell. आपको trust earn करना है. The boys and the men in the business will be separated, and वो builders को भी पता है कि regulation इतना tough होने वाला है. This is not going to be a game for everybody. Big corporate players, big infrastructure. आपको नहीं पता, कोई big infrastructure company become suddenly interested in the business and they find a model of building houses. तो all the small time players मैं उस कॉर्पोरेट पे आने के पहले आपने जो अभी कहा कि डीप पॉकेट्स होना चाहिए, मैं बहुत सारे ऐसे बिल्डर्स से बात करता हूं जो कहते हैं कि हमने अपना सारा पैसा एग्जॉस्ट कर दिया है लैंड परचेज में। जब मैं जाकर उनके प्रोजेक्ट का साइज देखता हूं, 10 एकड़, 12 एकड़, 15 एकड़ का प्रोजेक्ट है। अगर आप 15 एकड़ के प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं लैंड परचेज में, तो आप 5 एकड़ का प्रोजेक्ट बनाकर पूरी तरह से तैयार करके ओसी लेकर सेल कर सकते हैं। ये सवाल यहां बिजनेस मॉडलिंग का नहीं है, सवाल यहां इंटेंशन का है। आपकी इंटेंशन है दूसरे के पैसे पे बिजनेस करने का, और सिस्टम ने आपको फैसिलिटेट कर रखा है उस काम के लिए। पहली चीज तो ये है कि ये डीप पॉकेट्स वाली जो बात है वो पूरी तरह से सच नहीं है। नोएडा के एक बिल्डर से मेरी बात हो रही थी, अभी जो डिफर्ड पेमेंट प्लान रोका गया है उस पर मैंने कहा कि, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, उनका अपना बैलेंस शीट स्ट्रांग है। तो मैंने कहा मेरा तो मानना है कि एक स्टेज आगे जाने की बात है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप बिजनेस में ही मत आओ। खैर वो डिफेंसिव हो गए। अभी आपने कहा कॉर्पोरेट हाउसेज, कंज्यूमर के लिहाज से कॉर्पोरेट हाउसेज के रियल एस्टेट में आने से कोई टेंजिबल चेंज नहीं आया है। आप इस पे आपका क्या टेक है? आप एक लेवल का ट्रस्ट फैक्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ब्रांड्स का वही वैल्यू होता है, द ब्रांड्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। अगर कोई नामी धामी कंपनी का आता है विद अ गुड बैकग्राउंड, तो आप एटलीस्ट आप ये समझ सकते हो कि आपके पैसे
खो नहीं जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं आपका प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा। तो यही बोल सकते हैं। और रही बात कि हाउ टू गिव लैंड टू अ बिल्डर, नाउ दैट इज द क्लिंचिंग पॉइंट। एक बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो क्या प्रोजेक्ट दिया है, अपना हैंडओवर किया है, आप दूसरा जमीन उसको दे क्यों रहे हो? तो अथॉरिटी को चेक एंड बैलेंस भी करना पड़ेगा। अगर आप फ्री फ्लो में जमीन देते रहेंगे, आपको पता है कि क्या मतलब acquiring land and creating this geographical footprint is how the builders operate. उनको अच्छा लगता है कि मेरा पूरा मैप पे दिखाना कि हम लोग यहाँ पे फैले हुए हैं, लेकिन व्हाट इज द एंड रिजल्ट? तो पहले तो वो कंट्रोल कर दो कि अगर आप 5 प्रोजेक्ट के लिए जमीन लिए हैं, अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और फिर आपको जमीन मिलेगा। लेकिन आपको भी अपना जमीन मोनेटाइज करना है, आपको भी अपना बैलेंस शीट ठीक करना है अथॉरिटीज को, तो आप जमीन निकालते रहते हो, प्लॉट निकालते रहते हो, तो वो भी आपको थोड़ा सा अपना ग्रीड भी आपको या रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इट्स अल्टीमेटली ऑल अबाउट रेगुलेशन एंड द अथॉरिटीज हैव अ ह्यूज रोल टू प्ले इन इट। जहां तक कॉर्पोरेट हाउसेज के रियल एस्टेट में आने की बात है, मेरा स्टेटमेंट बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको अपने सारे ऑडियंस को ये बताना चाहता हूं, देश की 2 सबसे बड़े रेप्यूटेड कॉर्पोरेट हाउस टाटा एंड गोदरेज। टाटा हाउसिंग का जो फियास्को हुआ और उसके बाद कैसे कंपनी टाटा हाउसिंग से टाटा रियल्टी बनी, कितने प्रोजेक्ट स्टकअप रहे, वो अपने आप में एक केस स्टडी है। गोदरेज प्रोजेक्ट्स के जितने गोदरेज प्रॉपर्टीज के कंप्लेंट्स हमारे पास आते हैं, चूंकि हम ब्रांड रेटिंग करते हैं, गोदरेज का कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इतना पुअर होता जा रहा है। उनके ग्रेटर नोएडा के प्रोजेक्ट में ओसी की प्रॉब्लम पिछले कई सालों से चल रही है। पुणे में एक प्रोजेक्ट है जहां का एक बायर, जो हमारे इस पॉडकास्ट में अगले एपिसोड में आपको दिखेगा, वहां का बायर ऑब्जेक्शन करता है कि घर तैयार होने के बाद कि फ्लोर टू सीलिंग हाइट वॉशरूम में 7 फीट रह गई है। वो पूछता है यहां कोई खड़े होकर कैसे नहाएगा, और प्रोजेक्ट मैनेजर कहता है नहाने के लिए खड़े होने की क्या जरूरत है। यह है गोदरेज की सच्चाई। तो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के आने से कोई टेंजिबल चेंज नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम कंपनीज की नहीं है, प्रॉब्लम बिल्डर्स की नहीं है, प्रॉब्लम उस सिस्टम की है जो सिस्टम में बड़े नाम भी आकर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। काफी सारे बड़े कंपनीज ऐसे चीजों में घुसे हैं जो उनका कोर बिजनेस नहीं है। सो व्हेन इट इज नॉट योर कोर बिजनेस, यू आर अल्टीमेटली रिलाइंग ऑन अदर वेंडर्स टू डिलीवर योर गुड्स। तो अगर आप अपना ब्रांड, जैसे एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बायजूस में पैसे डाला, क्रैश हो गया, तो वो अपना नाम निकाल लिया उसमें से, वही वाला है ना। तो अगर आपका ब्रांड इतना बड़ा है और वो प्रोजेक्ट क्रैश होता है, तब आप अपने आप को साइड कर लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। When you're giving your brand name to a project where we know how it operates, like one builder is building it for you, you're not directly involved. JVJD, Yeah, you're not involved in the product. लेकिन प्रोडक्ट में इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। अल्टीमेटली अ ब्रांड इज अबाउट द प्रोडक्ट। अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपीरियंस खराब है तो उस ब्रांड का क्या वैल्यू रहेगा? सो वही है, इंडोर्स कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को तो आपका प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हुई, एंड आई थिंक इट इज अ वेस्टेड अपॉर्चुनिटी अगर आप करने आ भी रहे हो। हम लोगों ने बहुत सारा देखा, जैसे फैशन टीवी अपार्टमेंट्स ब्रांड पे चल जाती है रियल एस्टेट, लेकिन ना तो वो फैशन टीवी है, ना तो बिल्ड घर है, ना तो कुछ है। मारिया शारापोवा टावर, हाँ, ट्रम्प टावर के फियास्को मुंबई में 3 राउंड हो गए। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये ब्रांड रियल एस्टेट दूर से ना इट लुक्स वेरी ग्लैमरस, तो पीपल पुटिंग देयर मनी, दे थिंक इट इज वेरी इजी, बट द प्रोडक्ट इज वेयर द गेम इज। लोग प्रोडक्ट समझते नहीं है, कंस्ट्रक्शन समझते नहीं है, दे डोंट नो हाउ टू डू द डिलीजेंस, और घुस जाते हैं बिजनेस में, एंड देन देयर इज नो फॉलो थ्रू। सो दैट इज वेयर द ब्रांड ऑल्सो गेट्स अ रैप एंड इट्स नॉट बेनिफिटिंग द कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो अगर बड़े ब्रांड्स हैं, हम उसके उम्मीद ही कर सकते हैं कि दे विल टेक देयर इन्वॉल्वमेंट मोर सीरियसली। नहीं, मैंने आपसे जो इकोसिस्टम की बात की वो इसलिए की कि देखिए, ट्रम्प टावर के कुछ पार्टनर्स इंडिया में ऐसे हैं जो जिनका ईडी का इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। दूसरी तरफ बहुत सारे फॉरेन फंडेड जो रियल एस्टेट कंपनीज आए थे, वो सब यहां से चल, MGF का जो फियास्को हुआ, सारे होम्स के साथ जो हुआ, कहीं कोई ऐसा स्ट्रक्चरल फ्लॉ इस बिजनेस में ही तो नहीं है कि जो क्लीन प्लेयर्स भी आते हैं
वो भी नहीं सर्वाइव कर पाते हैं इस बिजनेस में, या उनका भी नाम खराब होता है जैसे टाटा और गोदरेज के साथ हुआ। ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा स्ट्रक्चरल फ्लॉ है जिसको कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। The structural flaw is absolutely in the system. Up from it, everything cannot happen on आपका पहुंच कहाँ है, आप कैसे डील्स निकाल ले रहे हो. Everything cannot happen like that. Ultimately, it's much more important than creating a phone and a watch. It's about a property which people can see, live in, spend their lives. उसको इतना हल्के में क्यों लोग ले रहे हैं? Including the builders, including everybody takes a big property so lightly in India कि वो कुछ है ही नहीं. इससे ज्यादा इंटरेस्ट तो हम एक फोन खरीदने में लगा देते हैं. घर खरीदने में मतलब एक फोन, एक गाड़ी खरीदने में लोगों का ज्यादा डिलीजेंस जाता है देन बाइंग अ प्रॉपर्टी. देन इतना हल्के में क्यों हम ले रहे हैं? वो इसलिए भी है क्योंकि एक फोन और एक गाड़ी के बारे में पब्लिक में इंफॉर्मेशन बहुत है. एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में पब्लिक में उतने इंफॉर्मेशन नहीं है. आप अगर एक एवरेज होम बायर हैं, और मुझे इस बात पे बहुत तकलीफ होती है कि एक एवरेज होम बायर को अक्सर ब्लेम कर दिया जाता है, आपने ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया था. एक होम बायर अथॉरिटी में जाके 4 सवाल पूछेगा, क्या अथॉरिटी के ऑफिशियल्स उसे एंटरटेन कर लेंगे? एक एवरेज बायर थोड़ा रिसोर्सफुल भी है, या एक लॉयर हायर करके ड्यू डिलिजेंस भी कर लेगा कि लैंड टाइटल क्लियर है, इसका पिछला प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर हो गया था और इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई. तो बायर को बहुत ब्लेम करना कि वो ड्यू डिलिजेंस कर ले, मेरा मानना है सिस्टम क्यों नहीं करे. और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया है, कल परसों की ही बात है, कि बिल्डर और बैंक का नेक्सस हो गया है. अगर मैंने एक घर खरीदा है, मेरा ड्यू डिलिजेंस क्या होना चाहिए? मेरा पहला ड्यू डिलिजेंस ये है, रेरा ने इसको नंबर दिया है, अथॉरिटी ने इसको लैंड दिया है, बैंक ने इसको फाइनेंस किया है. मेरे लिए तो ये 3 चेक हैं. और अगर उसके बाद मैं फंस रहा हूं, इसका मतलब अथॉरिटी ने अपना काम नहीं किया है, बैंक ने अपना काम नहीं किया है, रेरा ने अपना काम नहीं किया है. तो उनके इनकॉम्पिटेंस की सजा एक एवरेज होम बायर को क्यों मिले? एब्सोल्युटली, आई एम विथ यू ऑन दिस. और जिसलिए मैं शुरू में भी बोल रही थी कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर देने से ही आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो सकता है. बैंक एंड एवरीबॉडी हैज टू बी इन्वॉल्व्ड. देयर हैज टू बी अ execution board. There has to be just involved, or they should be also be penalized if the project starts up. They have to be taken to account if a project fails, because ultimately you cannot shove everything on the end consumer, क्योंकि आप सभी के डिसीजन का वो विक्टिम है. तो आप सभी को लेके चले शुरू से ही. change the way buildings are being done and being executed in India. There is a long way to go. एंड और भी सफिस्टिकेटेड होते जा रहा है ये फील्ड. और जितना भी आप रेगुलेशंस ला रहे हो, उससे भी लोग ट्रांसेंड करके अपना काम करना सीख रहे हैं. तो आपको शुरू से ही कंस्ट्रक्शन रेगुलेट करना पड़ेगा एंड ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा. वेबसाइट, देयर शुड बी मैंडेटरी सिस्टम्स फॉर डाइवर्जिंग एवरी लिटिल इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट्स, so that if a person is buying a house in Noida by sitting in Chennai, उनको भी पूरा information मिले कि मेरा progress क्या है. Insist on diligence and diligence, transparency and transparency. There is no other way. और वो शुरू से end तक होना चाहिए. और पूरा डिजिटल पे ले जाइए, सारा information डिजिटल पे ले जाइए. Make it mandatory for builders to give day by day report on websites. Otherwise there is no way that you can control it. कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक कार्टलाइजेशन है. जैसे हम जब स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जिनका कोई साउंड बिजनेस मॉडल भी नहीं होता है और वैल्यूएशन करोड़ों में हो जाते हैं, और वीसी फंडिंग होती है, और वीसी फंडिंग और इधर प्रमोटर्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स निकल आते हैं, IIM, IIT. तो ये जो एल्यूमनाई नेटवर्क होता है स्टार्टअप्स में, कि कंपनी ने 50 लाख का बिजनेस किया, 6,000 करोड़ का कैश बर्न कर दिया और 60,000 करोड़ का वैल्यूएशन पे पहुंच गए. रियल एस्टेट में भी, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा है कि क्या बैंक्स, क्योंकि मैं ऐसा देख रहा हूं कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिनको कुछ बैंक्स से बहुत क्लियर मैंडेट है कि उनके हर प्रोजेक्ट में वो पार्टनर्स हो जाते हैं, वहां फंडिंग होती है. मेरे ख्याल से
सवाल इकोसिस्टम का है। और मैं इसलिए भी ये बात कहता हूं क्योंकि हम लोग पिछले 13 साल से ब्रांड रेटिंग कर रहे हैं रियल एस्टेट में। ज्यादातर जो अच्छे ब्रांड हैं वो बैंगलोर और मुंबई से आते हैं। क्यों? कोई तो इकोसिस्टम है जो उस शहर में उतने कंज्यूमर ग्रीवांसेस नहीं हो रहे हैं। क्या क्वालिटी ऑफ बायर है? ट्रांसपेरेंसी लेवल साउथ इंडिया के रियल एस्टेट में बहुत हाई है। प्रॉब्लम्स बहुत कम है, डिलीवरी टाइम पे होता है, और प्रोजेक्ट्स उतना ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं होता, मतलब दे डोंट स्प्रेड सो फास्ट। जो जितना भी प्रोजेक्ट उठाया जाता है वो डिलीवर हो जाता है। आपको बहुत कम कंप्लेंट्स मिलेगा। रेरा में भी आते हैं साउथ से, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। सारे प्रॉब्लम्स इधर हुआ है, आई थिंक प्राइमरली बिकॉज of the way land was given out. It was very easy to enter the market with by paying 10%. तो वो यहाँ पे बिल्डर बनना बड़ा इजी है। तो ये पूरा एक कैनवस करके पूरे इंडिया का एक सिस्टमिक who can become a builder, how buildings will be done, what accountability is required from the builder on a day-to-day basis. ये 4-5 चीज़ें गवर्नमेंट के पॉलिसी लेवल पे करना होगा। From the it cannot be done at it cannot be a reaction to corruption. The system is now currently a reaction to corruption. ये नहीं हो सकता है। The system has to be a part of the execution. You have necessary bodies like NBCC who are very qualified to execute all of this. Empower them and make them stronger to get involved in the procedural matters of private builders, and that is how you can control it. Control is the only way. And because you don't know the intent, because you don't know builders personally, and so you cannot trust somebody's intent on the basis of a brand name. So आप हो सकता है कि एक बिल्डर 4 प्रोजेक्ट्स ड्यू अच्छे से किया हो, 5th प्रोजेक्ट में फ्लॉप हो गया, so we cannot take a risk. तो better to be safe than sorry and keep grievances at bay. आपके रेरा को भी उतना एक्टिव नहीं रहना पड़ेगा अगर शुरू से ही आपको there is no problem. So we are now currently waiting कि problem आए and then we will tackle it with the regulation. ऐसे नहीं होना है. Since we have already created the RERA registered system, be on the ball. I mean, just see how day-to-day progress क्या हो रहा है project में, और ज़्यादा involvement चाहिए. You cannot let people have their way. आप ज़मीन के ऊपर ज़मीन देते जा रहे हो without seeing कि वो पहले का कितना timeline बचा हुआ है. You have to be accountable for what's happening because it's public domain. It's a big investment. और हमें नहीं चाहिए जो 20 साल लग गया, 20 साल का जो क्लीन वो था। अगर आप चाहते हो कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके इधर टेक इंटरेस्ट इन रियल एस्टेट एंड यू टू क्लीन अप द सिस्टम, हमारा रियल एस्टेट का क्लीनलीनेस इज नॉट दैट मच as compared to countries like, as you said, in Dubai, it's so easy because projects are very transparent and all of that. तो आपको रेगुलेट करना पड़ेगा. It's good for everybody. It's a big industry. कितने सारे इंडस्ट्रीज जुड़े हुए हैं इसके साथ, सीमेंट से लेके सैंड, ये वो पेंट, इतने सारे इंडस्ट्रीज जुड़े, इतने सारे लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट जब है रियल एस्टेट में है, तो इसको और भी सीरियसली एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग एक्सरसाइज लेना चाहिए. मैच्योर्ड मार्केट यूके, यूएस या दुबई को भी छोड़ दें, हमारा पैरेलल डेमोग्राफी को भी देखें, चाइना को भी देखें, तो चाइना में चीज़ें हमारे यहाँ से कहीं ज़्यादा रेगुलेटेड है. हमारे यहाँ वो फ्री फॉर ऑल बिजनेस हो गया है. और पोस्ट कोविड जो एक मार्केट में एक चेंज आया है कि अब जितने लार्ज और लिस्टेड प्लेयर हैं वो अपनी कोर ज्योग्राफी से बाहर निकल रहे हैं. साउथ के प्लेयर मुंबई जा रहे हैं. एक वैल्यूएशन का गेम रियल एस्टेट में आ गया है. एक तरफ से ये बड़ी अच्छी खबर है कि बड़े प्लेयर एनसीआर मार्केट में भी आ रहे हैं, मुंबई भी जा रहे हैं, मुंबई के प्लेयर साउथ जा रहे हैं. लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है. पहली बात यह कि पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा है. नॉर्थ इंडिया से भी उठकर लोग मुंबई गए थे, अपने लैंड पार्सल वापस बेचकर वापस आना पड़ा है. दूसरा, हर रियल एस्टेट डेवलपर टॉप लाइन की तरफ चला गया है. चूंकि लिस्टेड प्लेयर का टॉप लाइन जो कल तक 3,000-4,000 करोड़ था, आज 10,000-20,000 करोड़ हो रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर अपने एक्सिक्यूशन कैपेसिटी को अब एक्सीड करने लगे हैं? Absolutely. We have not just real estate, Ravi. I have seen this in many businesses. When you scale too fast and you spread yourself too thin,
it is definitely going to fail. तो I don't know why scaling is so, जहाँ पे भी आपके फंडिंग का है, investors like scale, कि आप बहुत जल्दी जल्दी स्केल करो, ग्रोथ फास्ट करो, आप 10x कर दो, आप 100x कर दो, लेकिन they lose touch with what they set out for. And anything that tries to scale like wildfire, like a unicorn model, real estate में वो नहीं हो सकता. You cannot become 10x or 50x. That's what I'm saying कि हम लोग जिस चीज को देख पा रहे हैं कि रियल एस्टेट में वैल्यूएशन का गेम शुरू हो गया है, हमारी सिस्टम में लोग क्यों नहीं देख पा रहे हैं? वही मैं बोल रही हूँ ना, इट्स अ सिस्टम बेस्ड ऑन रिएक्शन, बट वी हैव टू बी प्रोएक्टिव. हमारा पूरा रियल एस्टेट सिस्टम अभी तक मैंने देखा है, इट्स ओनली रिएक्शन. कुछ डिबेकल हो गया, देन द कोर्ट्स विल कम अप, देन द रेगुलेशन विल सेट इन, देन देयर विल बी अ ह्यू एंड क्राई. व्हाई डोंट वी कट द ड्रामा? Why don't we put in regulation from start and get more proactively involved in this huge construction business? You think scaling is possible in real estate where quality, I mean life and death is involved in the making of a house? मतलब लोगों के जान जहाँ पे involved है, how can you just take it so lightly कि आप फटाफट इतना वो massively build कर दोगे और ये कर दोगे? It's not going to work. Scale doesn't work. स्केल डजंट वर्क. बट ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेज रियल एस्टेट में हैं जो ये कहते हैं हमारे तो 50 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, भले ही वो लोकल शेडी प्लेयर के साथ जेवी प्रोजेक्ट हो. एग्जैक्टली. बट एक होम बायर के एंगल से जब मैं देखता हूं, एक होम बायर तो ये समझकर घर खरीदता है कि वो गोदरेज से खरीद रहा है, बड़े कॉर्पोरेट हाउस से खरीद रहा है. वो तो ये नहीं जानता कि वहां पे एक लोकल प्लेयर है, वहां पे गोदरेज या किसी भी बड़े नाम ने एक सिर्फ व्हाइट लेबलिंग दे दी है, उसका सिर्फ ब्रांड नेम यूज हो रहा है. तो डिस्क्लोजर्स भी मैंडेट करें. ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्लोजर्स शुड बी डन. लाइक आपको और मुझे पता है कि एक फलाना बड़ा ब्रांड किसके थ्रू काम कर रहा है, तो लेकिन ये जैसे अगर आप एक क्लॉथ ब्रांड को, एक इंटरनेशनल क्लॉथ ब्रांड को ले लीजिए, वो कपड़ा शायद बांग्लादेश से बनाता हो, श्रीलंका से बनाता हो, लेकिन उसका अपना टैग जाता है ना, तो उसको एक क्वालिटी तो देनी पड़ती है. तो आप किसी से भी काम कराओ, आपका तो एक स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है, आप उससे कैसे सेपरेट हो सकते हो? तो आपने आपका बेंचमार्क करना है. यू कैन नॉट से कि मैं 3 वेंडर से बनवाया है तो उनका दोष है. तो इफ यू आर वांटिंग टू गेट इनटू अनदर कोर बिजनेस, वांटिंग रियल एस्टेट टू बी योर कोर बिजनेस, तो आपके लिए उसके लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए. अगर नहीं क्वालिफाइड हो तो उसमें ना घुसो. इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस. बात वहीं एंट्री बैरियर की आती है कि बिजनेस में एक एंट्री बैरियर होना चाहिए. एब्सोल्युटली. एवरीथिंग इज बॉइलिंग अगेन एंड अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ रेगुलेशन. इनफ क्वेश्चनिंग ऑफ इंटेंट हैज टू बी डन. अब एक बात बताइए, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं रियल एस्टेट मीडिया की बात कर रहे हैं और हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जितनी न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ता हूं रियल एस्टेट पे, उसमें सारे रियल एस्टेट के पत्रकारों की लैंग्वेज होती है आफ्टर रिफॉर्म्स लाइक जीएसटी, रेरा एंड डीमोनेटाइजेशन. कहां गए ये तीनों रिफॉर्म्स? अगर ये तीनों रिफॉर्म्स थे तो मार्केट इतना शेडी आज भी क्यों ऑपरेट कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि हम एक्सेप्ट करते से बचना चाहते हैं कि होम बायर्स को सबसे ज्यादा, बिल्डर्स से ज्यादा हर्ट किया है मीडिया ने. मीडिया की डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी होनी चाहिए. ऐसे नहीं है कि जीएसटी आने से स्मूथ रनिंग नहीं हुआ है. बिल्डर्स विल आल्सो टेल यू दैट जीएसटी आने में उनका बाइंग, प्रोक्योरिंग स्टफ एंड एवरीथिंग हैज बिकम अ लॉट मोर इजियर. प्रोसेस इजी हो गए हैं. ऑल द गुड थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन इंडियाज रेगुलेशन हैव इम्पैक्टेड रियल एस्टेट. ऐसा नहीं है, लेकिन जो हमारा प्रॉब्लम है वो है कि शुरू में ही गलती है. रेगुलेशन ऊपर से एक ही चीज फिक्स कर सकता है, लेकिन आपके इंटेंट नहीं फिक्स कर सकता. आपको गवर्नमेंट ने सब कुछ चीज दे दिया है, हाँ, तो अभी उसके बावजूद आपका अगर इंटेंट नहीं है डिलीवर करना तो कैसे हो पाएगा? तो इसी बात पे हमें रेगुलेशन की चाहिए कि अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो वैसे कर लो. तो रेगुलेशन तो मस्ट हो गया है. अगर वो बहुत बड़ी चीज भी नहीं है, हमारे हर चीज में, फ्रॉम गेमिंग टू एवरीथिंग, गवर्नमेंट इज वेरी प्रोएक्टिव इन अंडरस्टैंडिंग विच कैन बिकम रिस्क फैक्टर्स.
लाइक इन्फ्लुएंसर्स को आपको पता है गवर्नमेंट हैज बिकम, सेबी हैज बिकम सो स्ट्रिक्ट, नोटिसेस जाते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट के ऊपर उल्टा पुल्टा अनाप शनाप बोलना शुरू कर दें आपके सोशल मीडिया में, आपको नोटिसेस जाएंगे. तो द गवर्नमेंट इज वेरी acutely watching so that the middle class is not duped, closely watching कि लोगों के पैसे इधर उधर ना हो. तो it has to get more proactive to understand कि बिल्डर्स को भी उतना ही रेगुलेशन चाहिए ताकि मिडिल क्लास के पैसे खराब ना होए. एंड ऑल्सो जो एक चीज़ हमने डिस्कस करी, जो हम बहक जा रहे हैं इन द ल्योर ऑफ द ग्लैमर साइड ऑफ रियल एस्टेट, वो लग्जरी रियल एस्टेट को थोड़ा साइड में रखें. Of course, India is becoming more and more rich. Middle class Indians are becoming richer, aspirational. उनको luxury खरीदना है, उनको third home खरीदना है. We know the success stories. लेकिन उसको थोड़ा साइड रख के इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट जो है उसको दूसरे एंगल से देखें. उससे अपना हाथ धो के हम पीछे नहीं बैठ सकते हो, बिकॉज दैट इज वेयर द मास इज इन्वॉल्व. यू आर सेइंग चाइना मॉडल कि आपको फोकस पूरी तरह से एवरेज सिटीजन के अफोर्डेबिलिटी के इंडेक्स को ध्यान में रखना है. एब्सोल्युटली. यू कैन नॉट लुक एट द 1% एंड थिंक द इंडस्ट्री इज blooming in India when the 99% is still struggling. और ये जो असेट वैल्यू का एक बबल बनता जा रहा है पोस्ट कोविड, प्रॉपर्टी प्राइसेस मिनिमम 100% हर मार्केट में अप्रिशिएट कर गए हैं. एक असेट बबल जो बन रहा है उस पे आपका क्या टेक है? क्या ये सस्टेनेबल है? ये सस्टेनेबल नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज डिटरमाइंड बाय हाउ इट परफॉर्म्स इन द सेकेंडरी मार्केट. सो व्हेन द प्राइसिंग इज इन्फ्लेटेड, आप सेकेंडरी मार्केट में वो प्रॉपर्टी का अब निकलेगा नहीं, वो देयर विल बी अ ट्रैप. सो रैशनलाइजिंग द प्रॉपर्टी प्राइसेस शुरू से अभी भी इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ ह्यूज एस्केलेशन. ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस में प्रॉपर्टी सुनाई दे रहा है कि पहले हम कभी सोच भी नहीं सकते थे. दैट्स बिकॉज इन्वेंट्री इज रिड्यूसिंग और धीरे धीरे लैंड बैंक इज ऑल्सो रिड्यूसिंग इन एवरी पॉकेट. तो उसका फ़ायदा हो रहा है. बट आपको ये भी पता है कि अभी भी दिल्ली बॉम्बे के जो प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं वो हम रैशनलाइज नहीं कर पाते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल सिटीज़. तो ऑन व्हाट बेसिस आर दिस प्राइसेस? डू वी हैव इनफ एमिनिटीज टू सपोर्ट देम? व्हाट इज द रीज़न? सर्कल प्राइस से इतना इन्फ्लेटेड प्रॉपर्टी का प्राइस क्यों है? तो ये सब क्वेश्चन, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में हम वर्ल्ड के सारे मेजर सिटीज से आगे हैं. एग्जैक्टली. तो ये सब क्यों देखा नहीं जा रहा है? एंड व्हाई इज आवर रियल एस्टेट शूटिंग अप लाइक दिस आर ह्यूज क्वेश्चंस एंड हुज इंटरेस्ट्स आर इन्वॉल्व्ड. दैट्स द की. हुज इंटरेस्ट्स आर इन्वॉल्व्ड. अगर इस एक सवाल का जवाब हम ढूंढ लें तो हमें हर उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो आज का एक एवरेज होम बायर पूछता है. किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है? होम बायर का इंटरेस्ट हर समय, स्टेक जो होम बायर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, उसका इंटरेस्ट हर समय देखने वाला कोई नहीं है. इनसाइडर इनसाइट के इस एपिसोड में हमने कोशिश की है कि हम आपको दिखा सकें कि रियल एस्टेट कवर करने वाले जर्नलिस्ट क्या सोचते हैं रियल एस्टेट के बारे में, उनके अपने क्या चैलेंजेस होते हैं, अगर वो डायरेक्शनलेस हैं तो क्यों हैं. ऐसे बहुत सारे सवालों का हमने जवाब ढूंढने की कोशिश की है. लेकिन हमारा ये प्रयास तभी जारी रहेगा जब आप हमें बताएंगे आपके कंसर्न क्या हैं, आपको रियल एस्टेट में क्या दिखता है जिसको कि फिक्स किए जाने की जरूरत है. आप हमें बताएंगे कि आपके वो क्या चैलेंजेस हैं जिसको कि हाईलाइट किए जाने की जरूरत है. हम इनसाइडर इनसाइट में अलग अलग स्टेक होल्डर को लेकर आपके सामने बात करते रहेंगे और आप हमें अपने कमेंट में बताते रहिए कि हमें और क्या करने की जरूरत है. और हां, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.